हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यू एनसीईआरटी में आपको एनिमल टिश्यू के बारे में नहीं दिया गया है, लेकिन आपको एनिमल टिश्यू पढ़ना है, तो मैं ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इनमें आपको कहाँ क्या क्या पढ़ना, देखिए एनिमल टिश्यू पढ़ना है आपको, ऑर्गन सिस्टम जनरली दिया गया, आप उसको पढ़ सकते हैं। अर्थवॉर्म नहीं पढ़ना है, कॉकरोच एंड फ्रॉग पढ़ना है, और समरी पढ़ना है और क्वेश्चन लगाने हैं फिर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। मैं ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इन द प्रीसीडिंग चैप्टर यू कैम अक्रॉस अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑफ द एनिमल किंगडम। जब हमने एनिमल किंगडम पढ़ा तो हमने देखा कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं। लेकिन ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो होंगे दो टाइप के होंगे, एक यूनिसेलुलर हो गए, एक हो गया मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बस एक सेल होगा, जिससे क्या होगा, सारी क्रियाएं होती रहेंगी, सारे प्रोसेसेस होते रहेंगे, जैसे कि रिस्पायरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, सब कुछ एक सेल से होगा। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ढेर सारे सेल हैं, तो उनका डिफरेंट सेल का डिफरेंट काम है। डाइजेशन कोई और करेगा, रिस्पायरेशन कोई और करेगा, सर्कुलेशन कोई और करेगा, सबका अपना अलग अलग है। तो यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, और मल्टी सेलुलर जितने भी एनिमल किंगडम में फाइलम है, जितने भी ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं एनिमल किंगडम से, सब कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शन लाइक डाइजेशन, रिस्पायरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल। अगर हम यूनिसेलुलर की बात करते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सिर्फ एक सेल है, उसका सारा फंक्शन जैसे कि डाइजेशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, बस एक सेल ही सारा फंक्शन कर रहा है। इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल द सेम बेसिक फंक्शन आर कैरी आउट बाई डिफरेंट ग्रुप ऑफ द सेल इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। यही जो भी फंक्शन यूनिसेलुलर की बॉडी में एक सेल का, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, अगर हम बात करते कॉम्प्लेक्स जो मल्टीसेलुलर एनिमल हैं, उनकी बॉडी में यही बेसिक फंक्शन क्या हो रहा है, डिफरेंट ग्रुप के जो सेल हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। ठीक है, उनको उनका काम पता है। अगर यहाँ पे कुछ सेल जो होंगे टिश्यू बना रहे हैं, ठीक है, तो इनका काम अगर मान लीजिए रिस्पायरेशन में, तो ये रिस्पायरेशन करेंगे, कभी ये सर्कुलेशन नहीं करेंगे, कभी ये एक्सक्रीशन नहीं करेंगे। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ढेर सारे सेल हैं, उन्होंने अपना काम क्या किया है, डिवाइड कर लिया है। The body of the simple organism like Hydra is made up of different type of cell and the number of the cell in each type can be 1000। अगर बात करते हैं हाइड्रा किसका मेंबर है, सिलेंट्रेट का, ये ठीक है, सिलेंट्रेट का, या फिर हम बोल सकते हैं निडेरिया है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के सेल देखने को मिलते हैं, और हर टाइप में लगभग 1000 सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द ह्यूमन बॉडी इज कम्पोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ द सेल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन की बॉडी का, तो वहाँ पे जो सेल हैं कितने हैं, बिलियंस में प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी में बिलियंस में सेल का नंबर होता है जो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, हाउ डू दिस सेल इन द बॉडी वर्क टुगेदर, कैसे इतने सारे सेल जो हमारे बॉडी में है ये किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, अब उनके बारे में देखते हैं। इन मल्टीसेलुलर एनिमल a group of the similar cell along with the intercellular substance performing a specific function such an organization is called tissue। अगर हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में ढेर सारे सेल प्रेजेंट है, तो वो आगे चल के क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू कैसे बनता है कि मान लीजिए यहाँ पे ढेर सारे सेल एक साथ इकट्ठा हुए हैं, इस तरीके से ढेर सारे सेल यहाँ पे देखिए इकट्ठा हुए हैं, सेम ओरिजिन के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे हैं, सेम ओरिजिन के हैं, ओरिजिन इनकी सेम है, और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट है। यहाँ पे कुछ इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे जो प्रेजेंट होंगे, सेम ओरिजिन के सेल एक साथ इकट्ठा होकर ग्रुप बना लिए हैं। यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट है, जिसमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से दो सेल एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और क्या करेंगे, एक कॉमन या बोल सकते हैं सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। टिश्यू यही होता है कि ढेर सारे जो सिमिलर सेल होंगे, सेम ओरिजिन के होंगे, एक साथ इकट्ठा होंगे, उनके बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे, या बोल सकते हैं स्पेस है तो स्पेस में सब्सटेंस प्रेजेंट है, और ये स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं। सारे जितने भी यहाँ पे जो सेल इकट्ठा हुए टिश्यू बना रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। You may be surprised to know that all the complex animal consist of only 4 basic type of tissue। आपको ये जानकर सरप्राइज होंगे कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स एनिमल है, जैसे कि हम लोग हो गए, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल कि जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल हैं उनकी बॉडी में सिर्फ 4 टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। दिस टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म एन ऑर्गन लाइक स्टोमच, लंग्स, हार्ट एंड किडनी।
ये जो टिश्यू हैं ये ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन हैं जैसे स्टोमच हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी, ये टिश्यू क्या करेंगे वहाँ पे इनका कुछ बोल सकते हैं यहाँ पे पैटर्न, इनका प्रोपोर्शन वहाँ पाया जाता है। मतलब कि जो एसेंशियल ऑर्गन प्रेजेंट है बॉडी में उसके ऊपर भी क्या होता है, टिश्यू पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं, when two or more organ perform a common function by their physical and the chemical interaction, they together form organ system, example digestive system, respiratory system, etc. ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम की, जब ढेर सारे ऑर्गन, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन एक साथ आ जाए, मिल जाए, कैसे मिले, चाहे फिजिकल इंट्रैक्शन हो या फिर केमिकल इंट्रैक्शन। फिजिकल इंट्रैक्शन का मतलब कि अगर आपने देखा होगा पैनक्रियाज, ठीक है, जहाँ प्रेजेंट है पैनक्रियास, वहाँ उसी के जस्ट बाहर की साइड बोलेंगे यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, लीवर प्रेजेंट है। लीवर में कौन है, फिर यहाँ पे गाल ब्लैडर होगा, जो बाइल यहाँ से इस तरीके से गाल ब्लैडर से एक डक्ट निकलेगा, कहाँ खुलेगा, पैनक्रियास की तरफ खुलते हुए कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम में। तो यहाँ पे क्या फिजिकल इंट्रैक्शन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं केमिकल इंट्रैक्शन का, तो जैसे हम खाना खाते हैं, हमारे मुंह से सलाइवा निकलता है, फिर अंदर जाएगा, एसिड निकलेगा, ये क्या है, केमिकल इंट्रैक्शन है। किसी काम को परफॉर्म करने के लिए बॉडी में जो ऑर्गन होते हैं, दो या दो से ज़्यादा, या तो फिजिकली इंट्रैक्ट हो सकते हैं या तो केमिकल इंट्रैक्ट होके एक कॉमन काम करेंगे, ठीक है, सेम काम करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब क्या है, ये सब दिखा रहे हैं कि ढेर सारे ऑर्गन एक ही काम को कर रहे हैं मिलकर। सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क इन अ वे दैट एक्सप्लिट द डिवीजन ऑफ द लेबर एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज होल। अगर हम बात करते हैं सेल या टिश्यू या ढेर सारे सेल एक साथ इकट्ठा हो जाए तो टिश्यू बनाएंगे, मीन्स कॉमन ओरिजिन हो गया और कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और ढेर सारे बोल सकते हैं टिश्यू एक साथ इकट्ठा हो जाए तो क्या बनाएंगे, ऑर्गन। और ढेर सारे ऑर्गन इंटरैक्ट किस तरीके से कर रहे हैं, केमिकल और किसी फिजिकल, दोनों इंट्रैक्शन यहाँ पे हो सकता है, दोनों में से कोई या दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। इन सब ने क्या किया है, अपना अपना काम बांट लिया है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि अपना अपना काम क्या किया है, इन्होंने बांट लिया है, ताकि जो ऑर्गेनिज्म का बॉडी है पूरा, उसकी होल बॉडी वो क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। टिश्यू कोई और काम कर रहा है, सेल कोई और काम कर रहा है, ऑर्गन सिस्टम में कोई और काम चल रहा है। मतलब कि एक इंसान को जिंदा रखने के लिए जो सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम, उन्होंने अपना काम बांट लिया है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। आगे चलते हैं, एनिमल टिश्यू के बारे में देखते हैं। एनिमल टिश्यूज, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ये चीज़ हमें पहले से ही पता है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ेंगे तो भी पता चल जाएगा वहाँ पे कि जो स्ट्रक्चर है किसी सेल का उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। मतलब कि उसका अगर मान लीजिए काम कुछ और है, ठीक है, तो वो अपना वो फंक्शन के अकॉर्डिंग अपने स्ट्रक्चर को बदल लेगा, उसके अकॉर्डिंग उसका क्या होता है, वेरिएशन होता है उसके शेप साइज में। Therefore, the tissue can be different and are broadly classified into 4 groups. यहाँ पे इसीलिए जो टिश्यू है 4 ग्रुप में डिवाइडेड हुए हैं ब्रॉडली। पहला है एपिथेलियम, दूसरा है कनेक्टिव, तीसरा है मस्कुलर, फोर्थ है न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियम क्या होगा, जो हमारा आउटर बॉडी है, आउटर बॉडी का जो सरफेस है वो क्या है, एपिथेलियम है, ठीक है। ये तीनों ही जर्मिनल लेयर से बना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, तीनों ही जर्मिनल लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, मीजोडर्मल होते हैं, मीजोडर्म से बने होते हैं। मस्कुलर की बात करते हैं, मीजोडर्म से बने होते हैं, लेकिन कुछ इस पर एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे आंखों में आइरिस हो गया। और सिलेरी मसल जो हैं ये किससे बने हुए हैं, ये एक्टोडर्म से बने हुए, किससे बने हुए हैं, एक्टोडर्म से बने हुए हैं। फिर बात करते हैं न्यूरल का, न्यूरल ये जो है एक्टोडर्म से बना हुआ है, ये जर्मिनल लेयर से बने हुए हैं, इस जर्मिनल लेयर से, लेकिन इसमें भी आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जो एपिथेलियम है ये हमारे तीनों जर्मिनल लेयर से बना है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। कनेक्टिव टिश्यू जो है मेसोडर्म से बना हुआ है। मस्कुलर टिश्यू भी मेसोडर्म से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आंखों में आइरिस है, सिलरी बॉडी है यहाँ पे प्रेजेंट है, मसल जो प्रेजेंट है ये क्या है, दोनों ही एक्टोडर्म से बने हुए हैं। और जो न्यूरल सिस्टम है मोस्टली ज़्यादा करके कैसे बने हुए हैं, एक्टोडर्म से बने, इनमें भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब एक एक करके टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्या है, एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम नाम से लग रहा है कि इपी का मतलब क्या होता है, एबव, ठीक है, किसी के ऊपर। थीलियम का मतलब क्या, ग्रोथ, किसी के ऊपर ये ग्रो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम अपनी बॉडी को टच करें और ऊपर क्या है हमारा जो स्किन है, जो पहला ये लेयर है ये क्या है, एपिथेलियम है, लेकिन क्या इसके नीचे और सारे टिश्यू नहीं प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो सबसे आउटर है वो किसी के तो ऊपर है ना, तो इसीलिए इनका नाम क्या है, एपिथेलियम टिश्यू है।
वी कॉमनली रिफर्स टू एज द इपिथेलियम टिश्यू एज अ इपिथेलियम, हम कॉमनली इन्हें इपिथेलियम भी बोल सकते हैं। द टिश्यू हैज फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड द इन्वायरमेंट हैज प्रोवाइड अ कवरिंग और द लाइनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी। ये जो टिश्यू है ना, ये बाहर भी है, इन्वायरमेंट के साइड भी है और बॉडी के अंदर भी होगा। जिन टिश्यू के ऊपर प्रेजेंट होगा बॉडी के अंदर भी होगा, तो दोनों तरफ से ये सरफेस का प्रोटेक्शन करेगा, लाइनिंग करेगा। इसके अलावा हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गन है जहाँ पे इसकी लाइनिंग देखने को मिलती है। हमारा बॉडी देखिए इस तरीके का सिलिंड्रिकल है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल हो गया अंदर, एलिमेंट्री कैनाल ये सिलिंड्रिकल। जो ऊपर की लेयर है ये देखिए, ये क्या है, इपिथेलियम की लेयर है। ये जो है इपिथेलियम की लेयर है, ऊपर के जो बाहर की लेयर है इपिथेलियम की लेयर है। अंदर भी इपिथेलियम इस तरीके के प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे इन साइड भी प्रेजेंट होंगे। तो हम बोल सकते हैं एक साइड इपिथेलियम फ्री सरफेस है, मीन्स इन्वायरमेंट से। दूसरी साइड ये क्या है, अंदर ये खाली जगह है, कैविटी से हम क्या बोलेंगे, सीलोम बोलेंगे। एक साइड क्या है, जो बॉडी फ्लूइड है उस साइड भी है। मतलब कि जो इपिथेलियम की लाइनिंग है ये सरफेस के साइड भी हो सकता है, मीन्स आउटसाइड भी सरफेस हो सकता है, इन्वायरमेंट के साइड हो सकता है और बॉडी फ्लूइड के साइड भी प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा जो कुछ पार्ट है बॉडी में, कुछ ऑर्गन है, उनके ऊपर इनकी लाइनिंग देखने को मिलती है। द सेल आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद द लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ये जो सेल होते हैं ना कॉम्पैक्टली पैक्ड है, मतलब यहाँ पे जो इंटरसेलुलर स्पेस है बहुत कम प्रेजेंट होगा, मीन्स ये यूनिफॉर्म सेल है। ये देखिए यहाँ पे इनका खुद का न्यूक्लियस है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड है ये सेल, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत कम देखने को मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। There are two type of epithelium tissue, namely simple epithelium and compound epithelium। हमारे बॉडी में दो टाइप के यहाँ पे epithelium टिश्यू देखने को मिलते हैं, पहला सिंपल है, दूसरा कंपाउंड है, ठीक है। अभी आपको मैं बता दूँ, कभी भी आपने अगर अपने हाथ को इस तरीके से स्क्रैच किया, देखिए मैंने अपने हाथ को इस तरीके से स्क्रैच किया तो कोई ब्लड नहीं आया, बट हाँ थोड़ा सा पेन हुआ बट कोई ब्लड नहीं आया। क्यों यहाँ पे क्या ब्लड नर्व यहाँ नहीं प्रेजेंट है? नहीं। देखिए क्या होता है कि जो पहली लेयर है इपिथेलियम की होगी, ठीक है। यहाँ देखिए इपिथेलियम की पहली लेयर जो कि यूनिफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आर्टरी वेन्स कुछ नहीं प्रेजेंट है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे इसने बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाया, ठीक है। इसके जस्ट नीचे कौन प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम क्या होता है, कनेक्ट करके रखना सारी चीज़ों को, जहाँ जहाँ ज़रूरत है ऑर्गन को जोड़ना, जहाँ जहाँ ज़रूरत है बोन्स को जोड़ना, ये हर जगह कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का भी जो एक लेयर है इधर, वो भी क्या कर रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बना रहा है, ठीक है। आधा बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन बनाएगा, एपिथेलियम बनाएगा, आधा कनेक्टिव टिश्यू बनाएगा। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ पे इनके सेल प्रेजेंट है इस तरीके से। यहाँ पे क्या निकलेगा, आर्टरीज निकलेंगे, वेन्स निकलेंगे। अब इनको भी तो न्यूट्रिएंट चाहिए एपिथेलियम को, नहीं तो ये डेड नहीं हो जाएंगे। हमारी बॉडी फिर बाहर से ब्लैक नहीं दिखेगी, डेड हो जाएंगे, डेड सेल हो जाएंगे तो पूरा काला काला दिखेगा। तो इनको न्यूट्रिएंट कैसे मिल रहा है, यहाँ पे आर्टरीज हैं, आर्टरी क्या करेंगी, ऑक्सीजन लेके आएंगी यहाँ पे, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स लेके आएंगी, कहाँ देंगी, एपिथेलियम में। लेकिन ये कुछ तो वेस्ट निकालेंगे अपने आप से, तो जो CO2 हो गया, जो अदर वेस्टेज हो गए, वो किसके थ्रू आएंगे, वेन्स के थ्रू आएंगे। मतलब कि इनके पास खुद कोई नर्व नहीं है, खुद कोई यहाँ पे हम बोल सकते हैं आर्टरीज, वेन कुछ भी प्रेजेंट नहीं। इसीलिए हमको पहली लेयर में कोई कुछ भी करे, अगर हम पिन भी चुबा के चेक कर रहे हैं कि पिन से भी हम अपने आप को, स्किन को हटा रहे हैं, तो हमें पेन नहीं होगा, ना ब्लड आएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे तो ब्लड आएगा। क्यों? क्योंकि उसके जस्ट नीचे कौन बैठा है, कनेक्टिव टिश्यू बैठा है, जिसके पास आर्टरी, वेन्स दोनों प्रेजेंट है, जो क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, CO2 और वेस्ट को एपिथेलियम से निकाल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है। अब आगे देखते हैं जो सिंपल एपिथेलियम होता है उनके बारे में पढ़ते हैं। सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ द सेल एंड फंक्शन एज द लाइनिंग फॉर द बॉडी कैविटी, डक्ट एंड ट्यूब। जो सिंपल एपिथेलियम है, नाम से लग रहा है कि बहुत सिंपल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल लेयर देखने को मिलती है। जो सेल का है ना, यहाँ पे देखिए सिंगल लेयर, इस तरीके का बस एक लेयर है। अब जहाँ एक लेयर प्रेजेंट होगा वहाँ चीज़ें क्या होंगी, ईजिली डिफ्यूज हो सकती हैं। उनको ऐसी जगह प्रेजेंट होना होगा जहाँ पे जो एक्सचेंज हो बहुत ईजिली हो सके। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, बॉडी कैविटी, डक्ट, ट्यूब, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। The compound epithelium consists of 2 or more cell layer and has protective function as it does our skin। हमारी जो स्किन है, जो हमारी ये स्किन है, हम बाहर रहते हैं, हम कहीं धूप में रहते हैं, कहीं भी इन्वायरमेंट में हम कहीं भी सर्वाइव कर लेते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमारा जो आउटर स्किन है, जो एपिथेलियम का जो स्किन है, वो कैसा कंपाउंड एपिथेलियम है। ये सिंगल लेयर का नहीं होता, ये 2 से ज़्यादा लेयर का होता है, 2 या 2 से ज़्यादा लेयर का बना होता है। इसका मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जो हमारी ये स्किन है, ये कंपाउंड एपिथेलियम है, एपिथेलियम तो है
लेकिन ये कंपाउंड है, मीन्स एक लेयर में नहीं है, ढेर सारे मल्टीपल लेयर में यहाँ पे प्रेजेंट है। हम बोल सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा लेयर में यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसका मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है। On the basis of the structural modification of the cell, simple epithelium is further divided into 3 types. These are squamous, cuboidal and columnar. ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन में, मीन्स स्ट्रक्चर में चेंजेस हो गया, अगर स्ट्रक्चर कैसे हो जाए, चिपटे हो जाए, मीन्स आपको इरेगुलर बाउंड्रीज देखने को मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा चिपटे हैं, टाइल्स टाइप स्ट्रक्चर है, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लैटन सेल को क्या बोलेंगे, स्क्वैमस एपिथेलियम बोलेंगे। लेकिन अगर सेल अपने आप को चेंज करके क्यूबॉइड स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलेंगे। ठीक। लेकिन अगर सेल क्यूबॉइडल एपिथेलियम वाला आगे चल के अपने आप को इलोंगेट कर दिया, ठीक है, लंबा हो गया, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो बेस में ही प्रेजेंट है, न्यूक्लियस ने खुद को थोड़ा सा इलोंगेट किया है, ज़्यादा नहीं, लेकिन अभी वो बेस पे ही प्रेजेंट है, इस टाइप के हम बोल सकते हैं एपिथेलियम को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कॉलमनार एपिथेलियम। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हुआ, स्ट्रक्चर में क्या हुआ, सेल के मॉडिफिकेशन हुआ है, जिसकी वजह से जो सिंपल एपिथेलियम है, सिंपल एपिथेलियम ने क्या किया है, 3 और डिफरेंट टाइप के सेल्स को दिखाया, जैसे कि स्क्वैमस एपिथेलियम हो गया, क्यूबॉइडल हो गया, कॉलमनार एपिथेलियम हो गया। ठीक है। चलिए एक करके पढ़ते हैं। Squamous epithelium is made up of single thin layer of the flattened cell with irregular boundary. अगर हम लोग स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करते हैं तो ये क्या है, सिंगल लेयर। तो ये आप जान जाइए पहली बात कि सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर का ही बना है। इसके 3 टाइप है, कौन कौन, स्क्वैमस हो गया, क्यूबॉइडल हो गया, कॉलमनार हो गया। तो इनका जो लेयर होगा सिंगल ही होगा। ठीक है। चाहे जैसा इनका सेल हो, फ्लैटन हो, इलोंगेटेड हो या क्यूब लाइक हो, कैसा भी सेल हो, बट ये सिंगल लेयर में प्रेजेंट होंगे। तो पहली लाइन यही लिखी गई है कि स्क्वैमस एपिथेलियम जो होंगे ये सिंगल होंगे, सिंगल लेयर के, थिन लेयर के होंगे, फ्लैटन सेल है, फ्लैटन का मतलब चिपटे हुए सेल हैं जिनकी बाउंड्रीज इरेगुलर है। ठीक है, कोई रेगुलर बाउंड्री नहीं है, ये इरेगुलर बाउंड्रीज हैं। They are found in the wall of the blood vessels and the air sac of the lungs are involved in the function like the forming or diffusion boundaries. कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम, ये प्रेजेंट होते हैं जैसे कि ब्लड वेसल्स हो गया, वहाँ प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा लंग्स है, जहाँ पे एल्वेलाई है, जहाँ पे डिफ्यूजन करना है, वहाँ प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा वोमन कैप्सूल में भी प्रेजेंट होते हैं ये। तो इनका मेन काम क्या है, डिफ्यूजन का काम है। देखिए स्ट्रक्चर, देखिए ये फ्लैटन स्ट्रक्चर है, एकदम चिपटे हुए टाइल लाइक होते हैं। ठीक है, ये टाइल लाइक एकदम है ये, इसीलिए इन्हें टेसिलेटेड बोलते हैं। ठीक है, इरेगुलर बाउंड्रीज की वजह से इन्हें टेसिलेटेड बोलते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन करना। ठीक है, इनका मेन फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन करना। डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ, एक्सचेंज करना मटेरियल का। जैसे कहाँ प्रेजेंट होंगे, ब्लड के वेसल्स में प्रेजेंट होंगे, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है। इसके अलावा कहाँ प्रेजेंट है, एयर सैक, जो हमारा एयर सैक है लंग्स का, मीन्स एल्वेलाई की बात करते हैं, वहाँ प्रेजेंट होगा। इसके अलावा तीसरी जगह कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वोमन कैप्सूल में प्रेजेंट होते हैं, जो नेफ्रॉन का पार्ट है। इनका काम क्या है, डिफ्यूजन करना। ठीक है, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाते हैं कि एक्सचेंज हो सके मटेरियल का। ठीक है, तो यहाँ पे इनका फंक्शन दिया गया है। आगे देखते हैं, आगे है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो क्यूब लाइक जैसे दिखते हैं, ये भी सिंगल लेयर के होंगे क्योंकि सिंपल एपिथेलियम के ही पार्ट है ये। द क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ द क्यूब लाइक सेल। जो क्यूबॉइडल है, नाम से लग रहा है, इनका जो शेप होगा वो क्यूब लाइक होगा। देखिए न्यूक्लियस सब में प्रेजेंट है, ये क्यूब लाइक होंगे, क्यूब जैसे इनका स्ट्रक्चर होगा और ये सिंगल लेयर ही बनाएंगे। This is commonly found in the duct of the gland and tubular part of nephron in kidney and its main function are the secretion and absorption. ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि कहाँ कॉमनली प्रेजेंट होंगे, जो भी डक्ट होगा, ग्लैंड का जो डक्ट होगा या फिर ट्यूबुलर नेफ्रॉन का जो पार्ट होगा, वहाँ प्रेजेंट होंगे। मेन काम क्या है, सिक्रीशन करना, कुछ निकालना। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन मतलब कुछ एब्जॉर्ब करना, बाहर से कोई चीज़ आई उसे क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। इनका मेन काम कहाँ प्रेजेंट होंगे, कि जो भी ग्लैंड्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो भी डक्ट वहाँ प्रेजेंट होंगे ग्लैंड्स के, उसमें प्रेजेंट होंगे। जैसे पैनक्रियाज के डक्ट होंगे, ठीक है, गाल ब्लैडर के डक्ट होंगे, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन के डिफरेंट डक्ट्स प्रेजेंट होंगे। वहाँ पे डक्ट के अंदर ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का, वहाँ प्रेजेंट होते हैं। मेन काम क्या है, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन दोनों कराना। द एपिथेलियम ऑफ द PCT proximal convoluted tubule of the nephron in the kidney has microvilli। अगर हम बात करते हैं किसकी, PCT की, ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है नेफ्रॉन का। ठीक है, नेफ्रॉन का पार्ट है किडनी में। PCT में क्या होता है, यहाँ पे क्यूबॉइडल सेल ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनके ऊपर बोल सकते हैं छोटे छोटे यहाँ पे विलाई प्रेजेंट होते हैं, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन बढ़ सके यहाँ पे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो क्यूबॉइडल सेल है
ये क्यूबॉइडल सेल ही है। क्यूबॉइडल सेल के ऊपर क्या हो गए, छोटे छोटे माइक्रोविलाइज आ गए जो आगे चल के क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ा रही है। क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन ज़्यादा हो सके। कहाँ प्रेजेंट है, ये पीसीटी वाले पार्ट में प्रेजेंट है, नेफ्रॉन के। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हो गए। पहला देखिए, पहला जो है जितने भी डक्ट्स प्रेजेंट है ग्लैंड में वहाँ प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का किडनी में, वहाँ ट्यूबुल वाले पार्ट में प्रेजेंट है। इनका मेन काम है सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा अगर क्यूबॉइडल सेल के ऊपर, जो क्यूबॉइडल सेल के ऊपर अगर छोटे छोटे माइक्रोविलाई आ गए तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, पीसीटी के अंदर प्रेजेंट होंगे, जो सरफेस एरिया बनाएगा, बढ़ा देगा, जिससे एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन ज़्यादा होगा। ठीक है। थर्ड देखते हैं, कोलमनर इपिथेलियम इज अ कंपोस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ द टॉल एंड सिलेंडर सेल। जो कोलमनर इपिथेलियम है, यहाँ पे क्या होगा, सेल सिंगल लेयर में प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो सेल होंगे इलोंगेटेड होंगे, बड़े बड़े होंगे, और इनका जो न्यूक्लियस होगा वो भी इलोंगेटेड होगा। बस कहाँ प्रेजेंट होगा, बेस के पास प्रेजेंट होगा। स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये इलोंगेटेड है, लंबे लंबे हैं। देखिए इनकी न्यूक्लियस कहाँ, बेस पे प्रेजेंट है। इस वाले स्ट्रक्चर को भी मत देखिए, ये भी कलमनर का ही है, बट यहाँ पे माइक्रोविलाइज वगैरह प्रेजेंट है, इसको मत देखिए। यहाँ पे सेल देखिए लंबे लंबे हैं, लंबे लंबे पूरे बड़े बड़े सेल यहाँ पे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं आगे, डियर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। इनकी न्यूक्लियाई कहाँ प्रेजेंट है, बेस पे प्रेजेंट है, बट इलोंगेटेड न्यूक्लियाई है। आप ये भी देख सकते हैं कि इन सब का न्यूक्लियस छोटे छोटे हैं, राउंड शेप में। ये देखिए इलोंगेटेड है, थोड़े से लंबे हो गए हैं न्यूक्लियस, लेकिन कहाँ प्रेजेंट है, बेस पे प्रेजेंट है। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है कि फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई। इनका जो फ्री सरफेस होगा किसका, कलमनार एपिथेलियम के ऊपर यहाँ पे फ्री सरफेस होगा, इस टाइप का होगा सेल। यहाँ पे क्या होंगे, माइक्रोविलाई होंगे, जो क्या करेंगे, सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे। ठीक है। दे फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टोमच, इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन। कहाँ प्रेजेंट होंगे, हमारे पेट में, हमारे जो आते हैं मीन्स इंटेस्टाइन है वहाँ प्रेजेंट होंगे, और क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, सिक्रीशन का काम करते हैं। ये दोनों काम कराते हैं। कैसे कराएंगे, क्योंकि इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ढेर सारे छोटे छोटे माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, जो क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। अगर स्टोमच में प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। If the columnar or cuboidal cell bear a cilia on their free surface, they are called ciliated epithelium। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कलमनर या फिर क्यूबॉइडल सेल दोनों के ऊपर, अगर यहाँ पे स्क्वेमस का नाम नहीं लिया गया, सिर्फ यहाँ पे क्यूबॉइडल वाला बोला गया है और कलमनार एपिथेलियम बोला गया है, कि अगर उनके ऊपर फ्री सरफेस पे, मान लीजिए ये इलोंगेटेड वाला, ये क्यूब वाला हो गया, इलोंगेटेड वाला हो गया, तो यहाँ पे इनके ऊपर क्या हो गया, सीलिया प्रेजेंट हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे, सिलिएटेड एपिथेलियम बोलेंगे। देयर फंक्शन इज टू मूव द पार्टिकल और द म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। इनका मेन काम क्या है कि जो भी मटेरियल है, जैसे कि कोई पार्टिकल है या फिर म्यूकस है, उसको एक डायरेक्शन में, यूनी डायरेक्शन में क्या कराना है, मूवमेंट कराना है। यूनी डायरेक्शन फ्लो होगा, या फिर बोल सकते हैं यूनी डायरेक्शन यहाँ पे मूवमेंट होगा। ठीक है। दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ द हॉलो ऑर्गन लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम ऐसे ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं जो अंदर से हॉलो हो, खोखला हो, खाली हो। ठीक है, अंदर से हॉलो हो, खोखला हो, खाली हो, ताकि जो उसका मटेरियल है, जो म्यूकस है, जो सब्सटेंस है, उसको क्या कर सके, एक डायरेक्शन में उसको मूव करा सके। अगर हम बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है उसने क्या किया, अपने ऊपर ढेर सारे छोटे छोटे सीलिया रख दिया। ठीक है। ये स्मॉल साइज में होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होंगे हॉलो ऑर्गन, जैसे कि ब्रोंकियोल्स में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ब्रोंकियोल्स में प्रेजेंट होंगे, जिसका मेन काम क्या होगा, म्यूकस जो भी सिक्रीट हुआ है उसका फ्लो कराना। लेकिन अगर हम बात करते हैं कोलमनार एपिथेलियम की, जो कोलमनार एपिथेलियम है उसके ऊपर अगर सीली आ गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम। ये कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये बड़े बड़े होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट है, ये फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होंगे, जहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा, जो एग है, ओवा है, उसका क्या करेंगे, यूनिडायरेक्शन फ्लो कराएंगे। ओवरी से तो निकला, लेकिन कैच हुआ फिमरी के द्वारा। अब वहाँ से मूवमेंट तो कोई करा के कहाँ तक लेके जाएगा, यूट्रस तक तो लेके जाएगा ना। तो उसका मूवमेंट कौन कराते हैं, ये जो सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम है फैलोपियन ट्यूब में, ये क्या कराते हैं, यूनिडायरेक्शन मूवमेंट कराते हैं ओवा या फिर एग का। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सिलिएटेड एपिथेलियम में जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है उसमें कौन एग्जांपल होगा, ब्रोंकियोल्स होगा, जो म्यूकस का यहाँ पे मूवमेंट करा रहा है एक डायरेक्शन में। अगर हम बात करते हैं कोलमनार एपिथेलियम की, तो वो कैसे होंगे, सिलिएटेड होंगे। उसका बेस्ट एग्जांपल हो गया फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होंगे, जहाँ पे ओवम या फिर बोल सकते हैं एग का यहाँ पे फ्लो कराएंगे। ठीक,
स्ट्रक्चर आपने यहाँ देख ही लिया है कि यहाँ पे इस टाइप के क्या है, कोलमनार एपिथेलियम, जिसके ऊपर छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट है। यही सीलिया वाले कहाँ प्रेजेंट होंगे, याद रखिएगा, ये फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होंगे कोलमनार एपिथेलियम, जहाँ पे एग या ओवा को एक डायरेक्शन में मूव कराएंगे। लेकिन अगर यहीं पे क्यूबॉइडल, इनके ऊपर छोटे छोटे इस टाइप के इनकी फ्री सरफेस पे क्या आ जाए, सीलिया आ जाए, तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये ब्रोंकियोल्स में प्रेजेंट होंगे, जहाँ पे ये म्यूकस जो सिक्रीट हुआ है उसका मूवमेंट कराएंगे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, अब आगे देखते हैं। सम ऑफ द कलमनार और क्यूबॉइडल सेल गेट स्पेशलाइज्ड फॉर द सिक्रेशन और कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब देखिए कुछ ग्लैंड की तरह काम कर रहे, कुछ आगे सिक्रेशन करेंगे कि कुछ जो सेल है किसकी, कलमनार के और क्यूबॉइडल सेल, वो अपने आप को क्या करिए, स्पेशलाइज्ड कर लिए। स्पेशलाइज्ड इसलिए कर लिए ताकि कुछ सिक्रीट कर सके, कुछ निकाल सके, एब्जॉर्ब नहीं, कुछ निकाल सके, सिक्रेट कर सके। तो जो कुछ सेल होंगे किसके, कोलमनार के, क्यूबॉइडल सेल के, वो स्पेशलाइज्ड इस कदर हो गए हैं कि ये वो क्या करेंगे, कुछ सिक्रेट करेंगे, कुछ निकालेंगे, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। ग्लैंड की तरह काम कर रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं, कुछ मटेरियल अपने बॉडी से निकाल रहे हैं। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप, ये दो टाइप के होते हैं। कौन, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, किससे बने हुए, कुछ सेल है कोलमनार और क्यूबॉइडल सेल, वो अपने आप को मॉडिफाई कर लिए, किस लिए, सिक्रीशन करने के लिए, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलेंगे। दो टाइप के होंगे, यूनिसेलर होंगे, मल्टीसेलर होंगे। देखिए यूनिसेलर कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, गॉबलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जो क्या करेगा, म्यूकस को सिक्रीट करेगा। ठीक है, यहाँ पे म्यूकस को सिक्रीट करेगा। एंड मल्टीसेलर कंसिस्ट ऑफ द क्लस्टर ऑफ द सेल सेरेब्री ग्लैंड, जो आगे चल के सलाइवा को सिक्रीट करेगा। ठीक है, अगर यूनिसेलर है जहाँ पे एक ही सेल प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलेट सेल बोलते हैं, जिसका मेन काम क्या है, म्यूकस को सिक्रीट करना, मेन काम क्या है, म्यूकस को निकालना, ये यूनिसेलर होंगे। अगर हम बात करते हैं सेलेब्री ग्लैंड में, तो यहाँ पे ढेर सारे सेल गुच्छा बना के प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर बोलेंगे, जिनका काम है सलाइवा को सिक्रीट कराना। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर एक बार कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात कर रहे हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम की यहाँ पे देखेंगे तो ये ना कोलमनार एपिथेलियम, जो यहाँ पे कोलमनार एपिथेलियम था, इसी के सेल आगे चल के मॉडिफाइड हो गया और सिक्रीट कर रहे हैं। ठीक है, सिक्रीट क्या कर रहे हैं, ग्लोबलेट सेल बन गए हैं, अब यहाँ पे म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं। क्या करेंगे, म्यूकस को सिक्रीट करेंगे। देखिए यहाँ पे लंबे लंबे सेल हैं, जिसके सरफेस पे छोटी छोटी देखिए सीलिया है। अब ग्लोबलेट सेल कहाँ प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है। एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देखेंगे कि अंदर के साइड जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे क्या है, सीलिया टाइप का स्ट्रक्चर है, ताकि सरफेस एरिया ज़्यादा हो सके, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सके। तो ये जो ग्लोबलेट सेल है वहाँ प्रेजेंट है। देखिए ये जो सेल उठाइए, इसे हम क्या बोलेंगे, कोलमनार एपिथेलियम। बट ये स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं। स्पेशलाइज्ड का मतलब हो गया कि ये अपना काम कर रहे हैं, कुछ सिक्रेशन का काम कर रहे हैं। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, लेकिन ये कैसे, यूनिसेलर है। एक सेल में आपको एक ही यहाँ पे सेल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको एक ही देखने को मिलेगा। तो ये कैसे हैं, ग्लोबलेट सेल हैं, जिनका मेन काम क्या होता है, म्यूकस को सिक्रीट कर रहा है, ये यूनिसेलर होते हैं। अगर हम बात करते हैं मल्टीसेलर के, यहाँ पे देखिए एक इस टाइप का स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए बहुत ढेर सारे सेल एक साथ इकट्ठे प्रेजेंट है, मीन्स क्लस्टर में प्रेजेंट है, गुच्छों में प्रेजेंट है सेल, और इनका मेन काम क्या है, सलाइवा सिक्रीट करना। सलाइवा का यहाँ पे काम क्या है, सिक्रीट करना। और ये मल्टी सेलुलर है तो किसका एग्जाम्पल है, सेलेब्री ग्लैंड का। मतलब ये दोनों सिक्रीट कर रहे हैं, इसीलिए इनका काम ग्लैंड जैसा हो गया, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। कि जो ग्लोबलेट सेल हैं वो एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है, यूनिसेलुलर हैं, कोलमनर एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन है, स्पेशलाइज्ड हो चुका है और म्यूकस को सिक्रीट कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर में, तो मल्टी सेलुलर में कौन प्रेजेंट है, सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, जहाँ पे ढेर सारे सेल गुच्छे में प्रेजेंट है। इनका मेन काम क्या होता है, सलाइवा को सिक्रीट करना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। On the basis of mode of pouring of their secretion, gland are divided into two category, namely exocrine and endocrine gland. अगर हम बात करते हैं किस पे, कि जो सिक्रीशन हो रहा है जिसकी वजह से ग्लैंड में आपको देखने को मिलेगा कि दो कैटेगरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा, एक्सोक्राइन होगा, एंडोक्राइन होगा। कि जो सिक्रीशन हो रहा है, मोड ऑफ सिक्रीशन कैसा हो रहा है, कि सिक्रीट होने के बाद या तो ग्लैंड के पास डायरेक्टली पहुंच रहा है या फिर किसी के थ्रू पहुंच रहा है, कोई डक्ट है या किसी ट्यूब के थ्रू पहुंच रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक्सोक्राइन होंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड होंगे। किसके बेसिस पे, मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन, किस तरीके से अपना जो सिक्रीशन है उसको अपने टारगेट ग्लैंड के पास कैसे लेके जा रहा है। या तो पूरा इसे भिगो दे रहा है, मतलब कोई डक्ट नहीं है, डक्टलेस है, या तो डक्ट वगैरह प्रेजेंट है जो सिर्फ डायरेक्टली वहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, वहाँ पे डायरेक्टली पहुँच रहा है। तो यहाँ पे दो टाइप के ग्लैंड होंगे, एक्सोक्राइन होंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड होंगे। देखिए exocrine gland secreted the mucus, saliva, earwax, oil, milk
डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर सेल प्रोडक्ट। अगर हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की, ऐसे ग्लैंड जिनके पास क्या होगा, डक्ट प्रेजेंट होगा। ये स्पेशल पॉइंट है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट प्रेजेंट होगा। यहाँ पे जो भी सिक्रीशन हुआ, मान लीजिए इनका सिक्रीशन हुआ, तो ये डक्ट के थ्रू, मान लीजिए इनको लेके जाना, सपोज करिए पैनक्रियाज के पास लेके जाना है, तो ये यहाँ पे अपने डक्ट के थ्रू, ढेर सारे डक्ट प्रेजेंट होंगे, इसके थ्रू अपना जो भी सिक्रीशन है, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का, वो अपना पहुँचा देगा अपने टारगेट ऑर्गन के पास, ठीक है, टारगेट टिश्यू के पास, ऑर्गन के पास। जैसे कि इनका सिक्रीशन क्या क्या हो सकता है, जो म्यूकस है हमारे बॉडी में, जो म्यूकस सिक्रीट हो रहा है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के थ्रू हो रहा है। म्यूकस कहाँ हो रहा है, जैसे कि ब्रोंकियोल्स में, क्या ब्रोंकियोल से लेके हमारे ये जो ऊपर अपर लंग्स का जो पार्ट है, क्या वहाँ पे कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे क्या डक्ट नहीं प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। सलाइवा की बात कर रहे हैं, ईयर वैक्स की बात कर रहे हैं, ऑयल की बात कर रहे हैं, मिल्क की बात कर रहे हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम जो हैं और अदर सेल प्रोडक्ट हैं वो किस तरीके से जा रहे हैं, जहाँ से वो सिक्रीट हो रहे हैं अपने टारगेट ऑर्गन के पास, किसके थ्रू जा रहे हैं, डक्ट के थ्रू जा रहे हैं। दीज प्रोडक्ट आर रिलीज थ्रू द डक्ट और द ट्यूब। ये जो प्रोडक्ट होंगे या तो ट्यूब के थ्रू जाएंगे या तो डक्ट के थ्रू जाएंगे, इसीलिए इन्हें एक्सोक्राइन बोलते हैं। इन कंट्रास्ट, अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन के बारे में पढ़ रहे हैं। इन कंट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट। इसके अलावा अगर हम बोल सकते हैं, इसके अगेंस्ट में, एक्सोक्राइन के अगेंस्ट में एंडोक्राइन ग्लैंड के पास कोई डक्ट नहीं होता। क्या ये सिक्रेट नहीं करते, करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और प्रोसीजर होगा। मीन्स यहाँ पे सिक्रीशन तो हो रहा है लेकिन इनके पास कोई डक्ट नहीं है जिसकी वजह से अपने टारगेट ऑर्गन के पास अपना सिक्रीशन ले जाए, ठीक है। Their product are called hormone are secreted directly into the fluid bathing the gland। इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो सिक्रीशन है वो कौन है, हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, वही किस कहाँ कौन से ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, वो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, जो कैसे होते हैं, डक्टलेस होते हैं। इनके पास कोई भी डक्ट नहीं प्रेजेंट होता है। इनका जो सिक्रीशन होता है, हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स डायरेक्टली कहाँ चले जाते हैं, जो हमारे बॉडी में फ्लूइड है जैसे कि ब्लड हो गया, वहाँ डायरेक्टली चले जाते हैं और ब्लड के थ्रू जहाँ पे टारगेट ऑर्गन है वहाँ पहुँचते हैं। मतलब कि जो एक्सोक्राइन थे उनके पास डक्ट था, वो सीधे लेके जाते थे टारगेट ऑर्गन के पास, यहाँ पे ब्लड का कोई रोल नहीं था। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड की, तो इनके पास कोई डक्ट नहीं है, तो इनका जो सिक्रीशन होगा जैसे कि हार्मोन्स, वो कहाँ डायरेक्टली कहाँ निकल जाएंगे, वो निकल जाएंगे जो हमारे बॉडी का फ्लूइड है, ठीक है, जैसे कि ब्लड, वो ब्लड में मिलते हुए जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा वहाँ वहाँ अपनी ये टारगेट जगह इनको छोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि जाना है किडनी पे तो पहुँच गए हैं लंग्स पे, ऐसा नहीं होगा। जो भी उनकी टारगेट जगह होगा, क्योंकि वहाँ पे रिसेप्टर वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे अपना बाइंड कर जाएंगे, लेकिन ये ब्लड के थ्रू जाएंगे, इसलिए ये कैसे हैं, डक्टलेस हैं। ओके, आगे चलते हैं। आगे है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, मल्टी लेयर ऑफ द सेल एंड थस हैज द लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। कंपाउंड एपिथेलियम में हमने देखा कि जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लेयर प्रेजेंट होंगे एपिथेलियम के, उसे हम कंपाउंड लेयर बोलेंगे या फिर बोल सकते हैं कंपाउंड एपिथेलियम बोलेंगे। अगर एक या दो से ज़्यादा लेयर हैं तो इनका काम क्या होगा, मेन काम होगा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। हम ढेर सारी परत लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन चाहिए। अगर हम सिंगल परत लगा रहे हैं तो इसका मतलब हमें डिफ्यूजन चाहिए था। लेकिन कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा लेयर है, मल्टी लेयर्ड है इनकी सेल, यहाँ पे इनका लिमिटेड रोल है, बहुत कम रोल है सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में। इनका मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। देखिए यहाँ पे, देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। इनका मेन काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, किसके अगेंस्ट, जो बाहर केमिकल्स हैं, बाहर जो मैकेनिकल स्ट्रेस आ गया, हमें मान लीजिए कोई खरोच आ गया, उससे हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ये। They cover the dry surface of the skin, the moist surface of the buccal cavity, pharynx, inner lining of the duct of the salivary gland and the pancreatic duct। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, देखिए ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, हमारी जो सरफेस है स्किन की जो ड्राई है, अगर हमने मॉइस्चराइजर अभी नहीं लगाया है तो हमारी स्किन क्या है, ड्राई है, तो यहाँ पे प्रेजेंट है। हम बोल सकते हैं हमारा फुल बॉडी जो बाहर का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो बाहर का जो लेयर है वो कंपाउंड एपिथेलियम से बना है, क्योंकि मेन काम है यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। केमिकल या मैकेनिकल कोई भी स्ट्रेस हो उससे हमें प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। दूसरा कहाँ प्रेजेंट है, जो मॉइस्ट सरफेस है बकल कैविटी, ये हमारा बकल कैविटी है, ऊपर आप देखेंगे पैलेट है, वहाँ पे जो मॉइस्ट सरफेस है वहाँ पे प्रेजेंट होते कौन, कंपाउंड एपिथेलियम। तभी आपने देखा होगा ऊपर का जो पैलेट है आपका बहुत हार्ड है, ठीक। फेरिंग्स की बात करते हैं, फेरिंग्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे एयर और फूड का बोल सकते हैं यहाँ पे सेम पासेस है, ओके। इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ सेलेब्री ग्लैंड, सबका नहीं, किसका, जो इनर लाइनिंग है डक्ट सेलेब्री ग्लैंड और पैनक्रियाटिक
डक्ट में ही प्रेजेंट होंगे। अगर हम बात करते हैं सैलिवरी ग्लैंड में, तो जो उसके डक्ट हैं, अंदर जो डक्ट है वहाँ पे कौन प्रेजेंट है, कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट, जो पैनक्रियाज से निकल रहा है, जो डक्ट यहाँ पे पैनक्रियाज से निकल रहा है, उसके अंदर की जो लाइनिंग है वो किससे बनी हुई है, कंपाउंड एपिथेलियम से बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, कंपाउंड एपिथेलियम में देखिए मल्टी लेयर्ड है, एक लेयर नहीं है, 1 2 3 4 5, यहाँ मल्टी लेयर्ड है। इनमें एब्जॉर्प्शन है या बोल सकते हैं सिक्रीशन, इसका रोल थोड़ा सा कम है, करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं, लिमिटेड रोल है। मेन काम तो इनका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, चाहे केमिकल हो या मैकेनिकल स्ट्रेस हो, सबसे। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये, हमारे जो आउटर स्किन है यहाँ प्रेजेंट है। इसके अलावा हमारा जो बोल सकते हैं कि हमारा जो बकल कैविटी, उसका जो मॉइस्ट सरफेस है वहाँ प्रेजेंट है, हमारे फेरिंग्स में प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो पैनक्रियाटिक डक्ट हो गया, सैलिवरी ग्लैंड में जो डक्ट प्रेजेंट है उनमें प्रेजेंट है। इनका मेन काम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ यहाँ प्रोवाइड करना। आगे देखते हैं, ऑल सेल इन द इपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विथ लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। जितनी भी सेल इपिथेलियम में होंगे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे बहुत कम स्पेस है, बहुत यहाँ पे थोड़ा सा इंटरसेलुलर मटेरियल प्रेजेंट है। मान लीजिए यहाँ पे इपिथेलियम है इस टाइप का, ठीक है, लेकिन एक दूसरे से कनेक्ट है, किसी वजह से तो कनेक्ट होंगे, यहाँ पे इंटरसेलुलर मटेरियल की वजह से कनेक्ट है। अब उनके बारे में पढ़ते हैं। इन नियरली ऑल द एनिमल टिश्यू स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल। अगर हम बात करते हैं लगभग सारे एनिमल टिश्यू में, लगभग सब में नहीं बोला, नियरली सभी में 95% सभी एनिमल्स में देखेंगे, एनिमल के टिश्यू में देखेंगे, वहाँ पे स्पेशल टाइप का एक जंक्शन पाया जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों ही कनेक्शन होगा। स्ट्रक्चर भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे और एक दूसरे का यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन भी कनेक्टेड होगा इंडिविजुअल सेल का। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 टाइप्स ऑफ द सेल जंक्शन आर फाउंड इन द एपिथेलियम एंड अदर टिश्यू। यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के सेल जंक्शन प्रेजेंट होंगे, कहाँ, एपिथेलियम और दूसरे टिश्यूज में। These are called tight junction, adhering junction and the gap junction। ये कौन कौन जंक्शन होंगे, पहला होगा टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन होगा एंड तीसरा होगा गैप जंक्शन। अब एक एक करके पढ़ते हैं। टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप द मटेरियल फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। मान लीजिए 2 बगल में सेल इस टाइप के प्रेजेंट हैं, तो ये टाइट जंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे बड़ा सा एक सेल प्रेजेंट है, इसने क्या किया, अपने बगल वाले जो सेल हैं, अपना मटेरियल सोचा कि इधर बगल में ना जा पाए। 2 पड़ोसियों का घर है बगल बगल में, अपने घर का जो झगड़े हैं, अपने घर का जो बातें हैं, हम सोचते हैं बगल वाले घर ना सुन पाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं, खिड़की लगा देते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि जो 2 सेल होंगे, ये चाहते हैं कि इनका जो मटेरियल है वो लीक ना हो, ना पड़ोसी इनका सुन पाए ना इनका सुन पाए, तो इनके बीच में क्या होगा, एक मोटी सी दीवार आ जाएगी। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, टाइट जंक्शन बोलते हैं। जो काम क्या करेगा, टाइट जंक्शन का मेन काम होता है कि जो भी मटेरियल है उसको लीक होने से बचाता है, मीन्स प्रिवेंट टू लीकेज। ठीक है, जो भी मटेरियल होगा 2 सेल के बीच में उसको लीक होने से बचाता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टाइट जंक्शन बोलेंगे। अब आगे देखते हैं। एडहेरिंग जंक्शन परफॉर्म द सीमेंटिंग टू द सेल कीप नाइबरिंग टुगेदर। ठीक है, अगर एडहेरिंग का लग रहा है कि कुछ बाहर से क्या कर रहे हैं, बहुत बोल सकते हैं ना कि बाहर से हम बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड कर रहे हैं किसी चीज़ को, एडहेरिंग कर रहे हैं। मीन्स एडहेरिंग जंक्शन में क्या होगा कि 2 बगल के जो सेल होंगे, जो पड़ोसी के जो सेल होंगे, उनको क्या करेंगे, सीमेंटिंग करेंगे, जोड़ेंगे कि जो पड़ोस के जो सेल हो जाए एक साथ हो जाए, मीन्स उसको मिलाने का काम करेंगे। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे सीमेंटिंग का काम हो रहा है एडहेरिंग जंक्शन में। ये क्या कर रहा है, सीमेंटिंग का काम कर रहा है कि जो 2 पड़ोस के जो सेल हैं उनको एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं गैप जंक्शन। गैप जंक्शन से नाम से ही लग रहा है कि कुछ यहाँ पे गैप होगा, कुछ स्पेस होगा जिसके थ्रू यहाँ पे मटेरियल का एक्सचेंज होगा। गैप जंक्शन facilitate the cell to communicate with each other by connecting to the cytoplasm of the adjoining the cell for the rapid transfer of the ion, small molecule and sometimes the big molecules। गैप जंक्शन में क्या होगा कि जो सेल होंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, इनके बीच में कुछ ऐसा होगा कि ये इनका जो साइटोप्लाज्म का जो मटेरियल होगा इनके साइटोप्लाज्म में चले जाएगा और इनके साइटोप्लाज्म का जो मटेरियल होगा इनके साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। ये किसकी वजह से होगा, गैप जंक्शन की वजह से होगा कि यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म में आयंस हैं स्मॉल मॉलिक्यूल से कभी कभी बड़े मॉलिक्यूल्स हो गए प्रोटीन के, क्या करेंगे, एक्सचेंज कर जाएंगे, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, गैप जंक्शन बोलेंगे। ये जो
तीनों जंक्शन है, टाइट हो गया, एडहेरिंग हो गया, गैप हो गया, ये एनिमल से पाए जाते हैं। प्लांट में कभी कोई जंक्शन नहीं प्रेजेंट होता। उनमें क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है, जहाँ पे साइटोप्लाज्म का कनेक्शन होता है एक दूसरे सेल से। इसके अलावा हम बोल सकते हैं मिडिल लैमेला प्रेजेंट होता है, ठीक है, मिडिल लैमेली प्रेजेंट होता है, जिससे वो अपना एक्सचेंज करते हैं मटेरियल्स का। तो उनमें कोई जंक्शंस नहीं पाए जाते प्लांट में, बट हाँ एनिमल्स में जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि टाइट जंक्शन की, दो सेल के बीच में दीवार खड़ी हो जाए अंबुजा सीमेंट की, कि हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, हमारे तुम्हारे कोई बातें एक दूसरे के यहाँ नहीं पहुँचेंगे। तो यहाँ पे बीच में क्या है, एक मोटी सी दीवार आ जाए ताकि जो भी सब्सटेंस है लीकेज से बचाए, ठीक है, टू प्रिवेंट लीकेज से बचा रहा है। एडहेरिंग जंक्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे लाड प्यार दिखाया जा रहा है, कि दो यहाँ पे सेल को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। मतलब बहन भाई हैं, दोनों में झगड़ा हो गया, मम्मी पापा क्या करते हैं, मिल के प्यार दिखाते हैं, फिर से उनको एक साथ इकट्ठा कराते हैं, उनको फिर से क्या करते हैं, फिर से उनकी दोस्ती कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा एडहेरिंग जंक्शन में, कि दो जो नाइबरी सेल होंगे, पड़ोस के जो सेल होंगे, उनके बीच में सीमेंटिंग का काम कौन करेगा, एडहेरिंग जंक्शन करेगा। दो पड़ोसी के सेल को क्या करेंगे, जोड़ के रखेंगे। और गैप जंक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे स्पेस खाली है, कम्युनिकेशन हो रहा है सेल के बीच में, कि जो भी यहाँ पे दो पड़ोसी के सेल हैं अपनी बात एक दूसरे की बात एक दूसरे के बाद सब कुछ कैसे पहुंचा रहे हैं, जो भी साइटोप्लाज्म में मटेरियल है, जैसे आयंस हो गए, स्मॉल मॉलिक्यूल हो गए, कभी कभी बड़े मॉलिक्यूल्स हो गए, ये किसके थ्रू जाएंगे, इनके बीच में गैप जंक्शन है, जो अपने साइटोप्लाज्म के मटेरियल यहाँ पहुंचा रहे हैं और यहाँ के साइटोप्लाज्म का मटेरियल यहाँ पहुंच रहा है। मतलब कि यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है साइटोप्लाज्म में से, ठीक है। आगे मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करा देती हूँ। देखिए स्टार्टिंग से पढ़ा रही हूँ मैं, कि जो हाइड्रा है डिफरेंट यहाँ पे सेल प्रेजेंट है। हम जानते हैं जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे डिफरेंट सेल प्रेजेंट है, डिफरेंट काम करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल है जिससे डिफरेंट यहाँ पे काम हो रहा है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे वही कंट्रोल कर रहा है, रिस्पायरेटरी और एक्सक्रीटरी, सारा काम एक ही सेल कर रहा है। हमारे बॉडी में हम कैसे मल्टीसेलुलर हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट सेल ने, डिफरेंट टिश्यू ने अपना अपना काम डिवाइड कर लिया है। टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ द सेल, इनकी ओरिजिन क्या होती है, सेम होती है, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है और वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, इंटरसेलुलर स्पेस में इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे। लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ द सेल है आगे चल के क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कॉमन काम करेंगे, स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे, इसे हम टिश्यू कहते हैं। अगर हम बात करते हैं एनिमल की, तो एनिमल में 4 टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियम हो गया, कनेक्टिव हो गया, मस्कुलर, न्यूरल हो गया। एपिथेलियम में तीनों प्रकार के जो जर्मन लेयर है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तीनों प्रकार के यहाँ प्रेजेंट होते हैं। कनेक्टिव और मस्कुलर की बात करते हैं, ये मेनली जो होते हैं मेसोडर्मल होते हैं, लेकिन मस्कुलर में जैसे सिलियरी बॉडी हो गया, सिलियरी मसल हो गया, आइरिस हो गया, ये क्या है, एक्टोडर्म है। न्यूरल की बात करते हैं, जो न्यूरल टिश्यू है ये क्या है, टोटली एक्टोडर्म में, इनमें भी एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं एपिथेलियम टिश्यू का। जो एपिथेलियम है किसी के ऊपर ग्रो कर रहा है, किसके ऊपर ग्रो कर रहा है, ये कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो कर रहा है। इसको जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये कैसे होते हैं, हम इनको बोल सकते हैं इनके पास कोई आर्टरी नहीं है, कोई वेन्स नहीं, इसी वजह से इनको हम बोल सकते हैं ए वैस्कुलर है। ए वैस्कुलर का मतलब इनके पास कोई भी नो ब्लड वेसल फाउंड, कोई भी यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होते, इसकी वजह से ये कैसे होते हैं, ए वैस्कुलर होते हैं। इसके अलावा अगर आपने कभी देखा कि आपको खरोच आ गई, चोट आ गया, ठीक है, कुछ भी हो गया आपके बॉडी में, तो आप देखेंगे कुछ जल्दी, कुछ 4-5 दिन में, 6-7 दिन में आपकी पूरी बॉडी फिर से रिकवर हो जाती। क्यों हो जाती, क्योंकि एपिथेलियम जो टिश्यू, इनके पास क्या होता है, रीजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को क्या करते हैं, फिर से रिकवर करने जानते हैं। इनको पता है कि किस तरीके से हम फिर से अपने आप को ग्रो कर लेंगे। तो यहाँ पे रीजनरेशन पावर देखने को मिलता है एपिथेलियम टिश्यू में। इसके अलावा इनको क्या बोलते हैं, ए वैस्कुलर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास कोई ब्लड वेसल नहीं पाई जाती है। इनकी लेयर है, मान लीजिए एपिथेलियम, ठीक है, यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है, यहाँ पे बहुत लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। इनके जस्ट नीचे क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। आधा बेसमेंट मेम्ब्रेन ये बनाते हैं, आधा कौन बनाता है, कनेक्टिव टिश्यू बनाता है। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, ढेर सारे फाइबर सेल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आर्टरीज और वेन्स भी प्रेजेंट होते हैं। इस आर्टरीज के थ्रू क्या होगा कि जो एपिडर्मिस है, या बोल सकते हैं एपिथेलियम के टिश्यू है, आर्टरीज के थ्रू ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट जाएंगे इनके पास। ऐसा तो है नहीं कि एपिथेलियम टिश्यू डेड है, इनके पास कुछ नहीं है ब्लड वेसल, तो इनको कोई सप्लाई तो करेगा ना। इनका जो वेस्ट होगा, CO2 हो गया, जो इनका वेस्टेज होगा, वो कौन लेके आएगा, वो लेके आएगा, वेन लेके आएगा, ठीक है। इस टाइप का इनका कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए इनका नाम एपिथेलियम रखा गया, किसी के ऊपर ग्रो कर रहा है। एपिथेलियम जो होते हैं ये हमारे बॉडी सरफेस बाहर भी होते हैं, बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जो फ्लूइड वाला रीजन है वहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। ये जो सेल होते हैं कॉम्पैक्टली पैक्ड है, बहुत ही कम बोल सकते हैं यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है, इंटरसेलुलर मटेरियल देखने को मिलता है। इसके अलावा 2 टाइप के एपिथेलियम होते हैं, सिंपल, कंपाउंड। सिंपल में क्या होगा, सिंगल लेयर होगा, ठीक है, किसका, एपिथेलियम का। कंपाउंड में क्या होगा, 2 से ज़्यादा लेयर प्रेजेंट होंगे, जिनका मेन काम क्या होगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की मॉडिफिकेशन में, कि स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहे हैं, किसकी बात करेंगे, सिंपल एपिथेलियम की। जो सिंपल एपिथेलियम अगर वहाँ पे स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो 3 टाइप के यहाँ पे सेल देखने को मिलेंगे। पहला कौन होगा, स्क्वैमस एपिथेलियम।
दूसरा होगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तीसरा है कलमनार एपिथेलियम। अगर हम बात करते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम की, ये भी सिंगल लेयर के, क्योंकि ये सिंपल एपिथेलियम के ही पार्ट है तीनों ही, तो ये सिंगल लेयर ही बनाएंगे, बट यहाँ पे जो सेल होंगे उनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग होगा। जो बोल सकते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम होंगे फ्लैटेंड होंगे, चिपटे होंगे, टाइल्स लाइक होंगे, इसलिए हम इन्हें टेसिलेटेड भी बोलते हैं। ठीक है, जो पेवमेंट होता है जब हम अपने घर में टाइल्स को देखते हैं ये ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इनमें जो बाउंड्रीज होती है इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं, यहाँ पे कोई रेगुलर बाउंड्री नहीं है। यहाँ पे देखेंगे आप खुद देख लेंगे स्ट्रक्चर में इरेगुलर बाउंड्रीज है। इनका मेन काम क्या होता है, डिफ्यूजन कराना। डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं उनका भी तो डिफ्यूजन होता है। ठीक है, वहाँ प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा जो हमारे एयर सैक हैं जो लंग्स में प्रेजेंट है एल्विलाई, वहाँ पे भी डिफ्यूजन कंप्लीट कराते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होंगे, जो हमारा एल्विलाई है, तो मैं पढ़ाऊंगी आपको समझ में आएगा कि जो अंदर कौन है एंडोथेलियम है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो वोमन कैप्सूल हैं, ठीक है, नेफ्रॉन में वहाँ प्रेजेंट होते हैं। मेन काम क्या है, डिफ्यूजन कराना। फिर देखते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये भी सिंगल लेयर का होता है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये सेल जो होते हैं क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, सबके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, जो भी ग्लैंड है उनके डक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो भी नेफ्रॉन है, ठीक है, ट्यूबुलर पार्ट जो है ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन वहाँ प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनका जो मेन काम होता है सिक्रेशन कराना, एब्जॉर्प्शन कराना। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है उनके ऊपर अगर छोटे छोटे यहाँ पे माइक्रोविलाई आ जाए, कौन आ जाए, माइक्रोविलाई, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर माइक्रोविलाई आ जाए, तो क्या करते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, पीसीटी में प्रेजेंट होंगे। ये नेफ्रॉन का पार्ट है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन ज्यादा कराते हैं, सरफेस एरिया बढ़ जाती है माइक्रोविलाई से। हमारे इंटेस्टाइन में भी माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कलमनर एपिथेलियम की बात करते हैं। ये भी सिंगल लेयर का होगा। यहाँ पे जो सेल होंगे लंबे लंबे होंगे, टॉल हो जाएंगे, न्यूक्लियस इलोंगेटेड हो जाएगा, लेकिन कहाँ प्रेजेंट होगा, बेस पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इनकी फ्री सरफेस में आपको देखने को मिलेगा कि माइक्रोविलाई, छोटे छोटे यहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, कौन से कलमनर एपिथेलियम जिनके पास माइक्रोविलाई कहाँ पाए जाएंगे, ये हमारे स्टोमच में पाए जाएंगे। इसके अलावा हमारे जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में जो लाइनिंग है अंदर के साइड, अगर हम देखें, मान लीजिए हमारे इंटेस्टाइन है, ठीक है, यहाँ पे अंदर के साइड कौन प्रेजेंट है, कलमनर एपिथेलियम। यहाँ पे ढेर सारे माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ढेर सारे यहाँ पे माइक्रोविलाई। क्यों, ताकि एब्जॉर्प्शन का रेट क्या हो सके, हाई हो सके, इसलिए ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनका मेन काम क्या है, सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन कराना। अगर कलमनर या फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम के ऊपर सीलिया आ जाए, फ्री सरफेस के ऊपर इस तरीके से सीलिया आ जाए, ठीक है, ये मान लीजिए ये हो गया क्यूबॉइडल, तो ये सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होंगे। कहाँ प्रेजेंट होंगे, जो हॉलो ऑर्गन जैसे कि ब्रोंकियोल्स में प्रेजेंट होंगे। जो म्यूकस निकलेगा उसका एक डायरेक्शन में क्या कराना, मूवमेंट कराना। अगर हम बात करते हैं कलमनार, यहाँ पे देखेंगे जो जिनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है, सिलिएटेड एपिथेलियम, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होंगे, जिनका मेन काम होगा कि जो भी एग निकला है ओवरी से उसका मूवमेंट कराएंगे फैलोपियन ट्यूब में एक डायरेक्शन में। तो याद रखिएगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम वाला जो प्रेजेंट है सिलिएटेड वाला, वो कहाँ प्रेजेंट है, ब्रोंकियोल में प्रेजेंट है। अगर कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम वाला है वो कहाँ प्रेजेंट है, फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए गए। फिर देखिए कि कुछ सेल जो है कलमनर एपिथेलियम के क्यूबॉइडल सेल के अपने आप को स्पेशलाइज्ड करती है कुछ सिक्रीट करने के लिए, कुछ निकालने के लिए, जैसे ग्लैंड जैसा काम करे, ग्लैंडल एपिथेलियम बन गए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर, ये वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे, ये कैसे कलमनर एपिथेलियम ने ही अपने आप को क्या किया, अपने सेल में ही मॉडिफिकेशन कर दिया है कुछ सिक्रीट करने के लिए, स्पेशलाइज्ड हो गए। जैसे कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ग्लोबुलर सेल, ये एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं, जिनका मेन काम होता है म्यूकस को सिक्रीट कराना। फिर देखते हैं जो मल्टीसेलुलर हो गए, जिनके पास ढेर सारे सेल हैं, गुच्छों में प्रेजेंट है, वो कौन होंगे, मल्टीसेलुलर ग्लैंड की तरह काम करेंगे। वो कौन होंगे, सैलिवरी ग्लैंड, जिनका मेन काम है सिक्रीशन कराना, किसका, सलाइवा का। फिर देखते हैं अगर मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन की बात करते हैं कि ढेर सारे यहाँ पे ग्लैंड होंगे जो भी अपना सिक्रीट कर रहे हैं, उस कैसे अपने टारगेट ऑर्गन के पास या टिश्यू के पास कैसे लेके जाएंगे, इनका मोड ऑफ पोरिंग कैसा है, ठीक है, कैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अगर एक्सोक्राइन की बात करते हैं तो इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, डक्ट प्रेजेंट होता है। जो भी ग्लैंड होगा उसके पास इस तरीके का डक्ट प्रेजेंट होगा, जो भी उसका टारगेट टिश्यू होगा, टारगेट ऑर्गन होगा, वहाँ अपने डक्ट के थ्रू भेजेगा। जैसे क्या क्या इसके प्रोडक्ट हो सकते हैं, म्यूकस हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम और अदर प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ट्यूब या फिर डक्ट के थ्रू अपने मटेरियल को, जो भी इसका सब्सटेंस है उसको भेजता है। इसके अलावा एंडोक्राइन की बात करते हैं, ये कैसे होते हैं एंडोक्राइन, ये डक्टलेस होते हैं, इनमें कोई डक्ट वगैरह नहीं पाया जाता। इनका जो भी सिक्रेशन होगा वो डायरेक्टली, जैसे इनका सिक्रेशन का नाम क्या है, हार्मोन से, वो डायरेक्टली क्या होता है, ब्लड में जाता है और ब्लड से ही कहाँ जाएगा, अपने टारगेट ऑर्गन के पास, टिश्यू के पास पहुंच जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम में 2 या 2 से ज़्यादा लेयर प्रेजेंट होती है और मेन काम इनका क्या है, मेन काम है इनका मैकेनिकल और केमिकल, यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ठीक है, इनका बहुत ही लिमिटेड रोल है किसमें, एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन में। इनका मेन फंक्शन क्या है कि आपको प्रोडक्शन प्रोवाइड करना, किसके अगेंस्ट, केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेंथ के। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, जो हमारा स्किन है,
ठीक है। ये हमारी जो भी स्किन है, बाहर की जो भी स्किन है, पूरी फुल बॉडी की क्या है, कंपाउंड एपिथेलियम है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मल्टी लेयर्ड है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, हमारा जो बक्कल कैविटी है, हमारा मुंह है, ऊपर कैविटी है, इसको हम जो मॉइस्ट वाला कैविटी है वहाँ प्रेजेंट होते हैं। फेरिंग से प्रेजेंट होते हैं, जो दोनों के लिए पासेस है, फूड के लिए और बोल सकते हैं एयर के लिए। इसके अलावा जो इनर लाइनिंग है सेलेब्री ग्लैंड की, पैनक्रियाटिक डक्ट की, वहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये मल्टी लेयर में प्रेजेंट होते हैं। एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में कम रोल होता है, लिमिटेड रोल होता है। अगर हम बात करते हैं जितनी भी एपिथेलियम सेल हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। इंटरसेलुलर मटेरियल यहाँ पे क्या है, एक दूसरे से जोड़ के रखा है। ठीक है, अगर मैं किसी के बगल में बैठी हूँ तो कोई तो कनेक्शन होगा, या तो मेरी चेयर दूसरे की चेयर से एकदम सटी हुई होगी, या तो मेरी बॉडी किसी से टच में होगी, तो हम क्या है, कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्पैक्टली यहाँ पे एक दूसरे के साथ हेल्ड होते, साथ में रहते हैं। लगभग जितने भी नियरली एनिमल टिश्यू हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। किसकी वजह से, यहाँ पे स्पेशल टाइप के जंक्शन पाए जाते हैं, जिससे स्ट्रक्चर भी जुड़ा होता है, फंक्शन भी जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 टाइप के जंक्शन पाए जाते हैं एपिथेलियम में। पहला कौन है, टाइट जंक्शन, दूसरा एडहेरिंग, तीसरा गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन से नाम लग रहा है कि हाँ कोई चीज टाइटली यहाँ पे क्या करना, कॉम्पैक्ट कर देना है। 2 सेल के बीच में यहाँ पे अंबुजा नाम की सीमेंटिंग, यहाँ पे बोल सकते हैं दीवार खड़ी हो गई। ठीक है, यहाँ पे दीवार खड़ी हो गई, जिसकी वजह से अपना जो भी मटेरियल है लीकेज होने से बचा रहा है। ठीक है, अगर बात करते हैं एडहेरिंग का, तो एडहेरिंग भी काम क्या कर रही है, किसी चीज़ को जोड़ रही है। ठीक है, यहाँ पे जोड़ने का काम कर रही है। 2 पड़ोस के यहाँ पे सेल हैं, ये क्या करे, एडहेर करें, उनको जोड़ने का काम कर रही है, अंबुजा सीमेंट की तरह। ठीक है, यहाँ पे जोड़ने का भी काम कर रही है 2 सेल का। अगर गैप जंक्शन की बात करते हैं तो इनके जो साइटोप्लाज्म है एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। मान लीजिए एक सेल यहाँ है, दूसरा सेल पड़ोसी यहाँ है, तो दूसरे के बीच में यहाँ पे कनेक्शन होगा। जो भी इनके साइटोप्लाज्म का मटेरियल होगा यहाँ पे जाएगा, इस सेल का जो साइटोप्लाज्म का मटेरियल होगा यहाँ पे जाएगा। इनमें कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म का कनेक्शन होता है। यहाँ पे रैपिडली बहुत तेजी के साथ आयंस हो गए, स्मॉल मॉलिक्यूल्स बहुत इजीली यहाँ पे मूव कर जाते हैं, लेकिन कभी कभी बिग मॉलिक्यूल्स भी मूव करते हैं। लेकिन प्लांट में कोई भी जंक्शन, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, ये सब नहीं प्रेजेंट होते। उनमें क्या प्रेजेंट होता है, उनमें प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है, मेडिलम लाई प्रेजेंट होता है, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ये सब एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, ताकि जो सेल को स्ट्रक्चर भी सपोर्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चरली सपोर्ट कर रहे हैं कि बगल बगल में पड़ोस में जुड़े हुए हैं, इसके अलावा फंक्शन में भी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको कहीं पे भी किसी लाइन में डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। कोई भी प्रॉब्लम रहे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कहीं पर भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। रिवाइज करके आइए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, पुरानी एनसीईआरटी में ही है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में है नीट के, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। आप इसको पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि टिश्यू से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली एपिथेलियम टिश्यू से तो आपको 1 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो आप अच्छे से पढ़िए इसको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।